इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। भारत का वो दौर जब ना तो हर घर में टेलीविजन था और ना ही बॉलीवुड का प्रपंच। लोगों के लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन नाच गाना और इन सभी का मिला जुला स्वरूप नाट्य विधा ही हुआ करता था, जिसे आप इन दिनों थिएटर प्ले के नाम से जानते हैं। उन दिनों कोलकाता में होने वाला प्ले खूब सारी सुर्खियां बटोर रहा था, जिसका नाम था बेवफा को मौत। लोग आते जाते खाते पीते या सुट्टा फूंकते बस इस प्ले की चर्चा कर रहे थे कि एक ही मंच पर हॉरर रोमांस के साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। अब लोगों के बीच जैसी बातें बन रही थी, ठीक वैसी भीड़ नाटक देखने भी पहुंची। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बस नाटक शुरू होने का इंतजार ही कर रहे थे। तभी लाइट चरमरा के बुझ गई और नाटक शुरू होने की घंटी बजी। स्टेज पर नाटक की हीरोइन जरीन ने एंट्री मारी। मैं इश्क की वो गली हूँ जहाँ कई आशिक घूमा करते हैं। मैं इश्क की वो गली हूँ जहाँ कई आशिक घूमा करते हैं। कर लूँ अगर एक से वफा तो दूसरे मुझसे खफा करते हैं। फिर अगर कर लूँ सबसे वफा तो लोग मुझे ही बेवफा कहते हैं। लोग मुझे ही बेवफा कहते हैं। हीरोइन के शायराना अंदाज के बाद स्टेज की दूसरी तरफ खड़े नाटक के हीरो बिजॉय भी हाथ में खंजर लिए अपनी दमदार एंट्री मारी। हाँ हाँ तू बेवफा है, मैंने समझा था दिल तेरा घर है, पर वो किराए का मकान निकला। भले तुझे कई आशिकों का शौक हो, मगर मेरी जान में चाहता हो तेरी खूबसूरत मौत हो, खूबसूरत मौत हो, खूबसूरत मौत हो। बिजॉय के इस डायलॉग के साथ ही स्टेज की लाइट चरमराने लगी। बैकग्राउंड में तबले और घुंघरू की आवाजें भी गूंजने लगी। अब स्टेज पर जरीन और बिजॉय एक दूसरे को घूरते हुए रौद्र रूप में अपना नृत्य शुरू कर देते हैं। कभी जरीन के चेहरे पर मंदाकिनी की तरह प्रेम रस छलकता, तो कभी उसकी आंख से निकलते आंसू ऐसा भयानक रूप लेते कि दर्शक दीर्घा में बैठे अनजान ऑडियंस भी डर के मारे अपना हाथ पकड़ लेते। दमदार शुरुआत वाले इस प्ले में दर्शक खो चुके थे। नाटक में कहानी वहां से शुरू होती है जब सिर्फ जरीन और बिजॉय नहीं, बल्कि बिजॉय का जिगरी दोस्त और जरीन का आशिक सुबोध भी जिंदा था, जो रंगमंच की दुनिया का एक जाना माना युवा अभिनेता था, जिसे हर वक्त एक नई चीज की तलाश होती और उसके पीछे पागल रहता था। पर उसी नई चीज को वो जब अपने अभिनय में दर्शकों के सामने परोसता तो सभी उसके कायल हो जाते। सुबोध और जरीन की एक्टिंग और बिजॉय का डायरेक्शन उसके हर प्ले को एक के बाद एक सफलता की ऊंचाई दिखा रहा था। सुबोध नई नई चीजें तलाश स्क्रिप्ट तैयार करता और बिजॉय उसमें जान डालता, और उनके बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि जरीन कभी कभी कहती, मुझे तो कभी कभी लगता है कि सुबोध मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड है। जिस पर वो दोनों हंसते थे। सुबोध की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे हर बार कुछ नया चाहिए होता था। वो अक्सर खुद से यही सवाल करता था कि क्या हम पर काया प्रवेश कर सकते हैं? क्या किसी और के शरीर में हम अपनी आत्मा बदल सकते हैं? ये जिज्ञासा सुबोध को न चैन से सोने देती और न ही चैन से बैठने। वो जगह जगह आश्रम, शमशान और अघोरियों के ठिकाने पर पहुंच इन विद्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा, जिसकी वजह से वो रात रात भर घर से बाहर रहने लगा। वो जरीन को बिजॉय के पास रिहर्सल के लिए छोड़ खुद इन सभी चीजों की तलाश में बाहर रहता। जरीन और बिजॉय को भी सुबोध की चिंता होने लगी थी। एक दिन जब सुबोध थिएटर पहुंचा तो उसने किसी को फुसफुसाते सुना। जरीन कह रही थी, कौन समझाएगा सुबोध को? देखो अब तुम्हें ही कुछ करना होगा बिजॉय। इतने सुबोध खुद ही उसके सामने आ गया। सुबोध को सामने देख बिजॉय पहले तो एक पल सहम गया, फिर आहिस्ते से सुबोध को समझाते हुए कहा, यार जरीन तेरी कितनी फिक्र करती है, पर तू है कि उसकी एक नहीं सुनता। बिजॉय किसी बात पर सुबोध ने कहा, बस कुछ दिनों की बात है, क्योंकि मेरी तलाश पूरी होने वाली है। अच्छा बिजॉय छोड़िए सब, बस यार तुम जरीन को थोड़ा वो सीन अच्छे से समझाओ कि कैसे करना है। आजकल इतनी नाराज चल रही कि मेरे साथ इसका प्यार दिखता ही नहीं। तब तक मैं थोड़ा मेडिटेशन कर लूं, 3 दिन बाद ही प्ले है। इतना कहते ही सुबोध बगल वाले कमरे में चला गया और बिजॉय ने हाथ आगे बढ़ाते हुए जरीन का हाथ मांगा और उसे प्ले के रोमांटिक सीन के बारे में समझाने लगा।
इधर कमरे के अंदर सुबोध न जाने कौन सी ध्यान साधना की तैयारी करने लगा। उसने अपने सामने एक दिया जलाया और आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर एक मुट्ठी में कुमकुम भर चारों तरफ हवा में उड़ाया और सामने थाल से मुट्ठी भर चावल ले उसे भी कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए कमरे के चारों ओर बिखेर दिए। असल में सुबोध परकाया प्रवेश की तैयारी कर रहा था, यानी अपनी आत्मा को किसी और के शरीर में प्रवेश कराने की तैयारी। पर उसके सामने कोई दूसरा शरीर भी तो नहीं था। शायद परकाया प्रवेश या कायाकल्प करने से पहले सुबोध अपनी आत्मा को मुक्ति का अभ्यास दे रहा था, क्योंकि अगर किसी और के शरीर में एक बार प्रवेश किया तो फिर वापस से उस शरीर का मिल पाना तो नामुमकिन है। कुमकुम या चावल को हवा में उड़ाने के बाद अब सुबोध के होंठ किसी मंत्र को बुदबुदाने लगे थे और थोड़ी देर पर वो मुक्ति 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 बोलने लगा। मंत्रों के उच्चारण से कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा था। फिर सुबोध के एक जोर से मुक्ति के स्वर के साथ वो दिया बुझ गया। दिया बुझते ही सुबोध ने ढाल ही सामने पड़े कुमकुम के थाल में ऐसे गिरा कि पूरे कमरे में लाल कुमकुम का धुआं बन गया और थाल की खनखनाहट ने जरीन और बिजॉय को इस कमरे तक खींच लिया। कमरे में पहुंचते ही सुबोध को बदहवास देख जरीन घबरा गई। जरीन ने तुरंत ही सुबोध को उठा, उसका सिर अपनी गोद में रख उसे होश में लाने की कोशिश की। पर सुबोध उठता कैसे, क्योंकि उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग हो चुकी थी। इसलिए सुबोध अब बस एक लाश भर था और अपने जिस्म से जुदा सुबोध की आत्मा ये सब होता देख रही थी कि उसका प्यार और उसका जिगरी दोस्त उसके ना होने पर कितने दुखी थे। पर तभी जरीन की एक बात ने सुबोध के तन से अलग हो चुकी सुबोध की आत्मा को बेहला कर रख दिया, क्योंकि जैसे ही जरीन को पता चला कि सुबोध मर चुका है, उसने सुबोध के शरीर को एक झटके में अपनी गोद से नीचे गिरा दिया और बिजॉय की बाहों में लिपट कर कहती है, जान, तुम्हारे सर पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? वैसे भी इस पागल को तो हम अपने रास्ते से हटाना ही चाहते थे ना। पर अचानक से इसे क्या हुआ? और 3 दिन बाद प्ले भी तो है। अचानक से लीड कैरेक्टर कौन करेगा? तुमसे अच्छा कौन करेगा? और वैसे भी अब तुम्हारे सिवा मुझे किसी और की बाहों में अब नहीं रहना। वैसे भी जब जब सुबोध मुझे छूता था मुझे खुद से घिन आती थी। अपनी माशूका की बेवफाई देख सुबोध की आत्मा भी तिल तिल कर मरने लगी थी, क्योंकि सुबोध को भी नहीं पता था कि उसकी यह कायाकल्प की तलाश उसे सच्चाई तक ले जाएगी। पर यह अंत नहीं, आरंभ था आने वाली नई तबाही का, क्योंकि सुबोध अभी मरा नहीं था, बस कुछ ही पल के लिए अपने शरीर से दूर हुआ था। जैसे सुबोध ने वापस से अपनी आत्मा शरीर में प्रवेश किया तो उसके शरीर में एक तेज हलचल हुई, जिसे देख जरीन बहुत तेज चीख पड़ी और बिजॉय तो हक्का बक्का ही रह गया कि आखिर सुबोध जिंदा कैसे हो गया। फिर नासमझपन जरीन से बोला, क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चीखी? मैं तो मेडिटेशन में खो गया और किसी और ही दुनिया में चला गया था। सुबोध की बात सुन बिजॉय को यह विश्वास हो गया था कि सुबोध ने कुछ नहीं सुना। मत किया कर यार ऐसी मेडिटेशन की जान ही ना रहे। पता भी है अब कितने डर गए थे कि कहीं तुझे। बिजॉय अभी बोल ही रहा था कि जरीन ने बिजॉय की बात को काटते हुए कहा, मुझे अभी घर जाना है। इस पर सुबोध ने कहा, ठीक है तुम घर निकलो, मैं यहीं रुकूंगा। आज प्ले के स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। तुम्हें बिजॉय घर छोड़ देगा? सुबोध जानबूझकर जरीन को बिजॉय के साथ भेज देता है ताकि खुद उन पर नजर रख सके। बिजॉय दोनों को दरवाजे तक छोड़ खुद खिड़की से दोनों को देख रहा था, जिस पर जरीन बिजॉय पर चीख रही थी। अगर उसने कुछ सुन लिया होगा तो क्या होगा बिजॉय? वो तो मुझे जान से ही मार देगा। अच्छा भला मर गया था, न जाने ईश्वर ने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। और फिर से मुझे तुम्हारे साथ एक एक पल उससे छुप के जीना होगा। जरीन की बात सुन बिजॉय ने जरीन को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, खामखा की टेंशन ले रही हो तुम, कुछ पता नहीं चला उसे। अरे इतने सालों से हम रिहर्सल के बहाने क्या क्या करते आ रहे हैं, उसे तब तो पता नहीं चला, तो अब क्या खाक पता चलेगा? और बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर उसे रास्ते से हटा के हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। सच्ची? जरीन भी बिजॉय की बात सुन बिजॉय को अपने और करीब खींच लेती है। फिर अगले ही पल दोनों के लब आपस में सिमट
अटखेलियां करने लगते हैं। प्यार के बदले मिल रही बेवफाई को देख सुबोध का रोम रोम चल उठता है। सुबोध अब अंदर ही अंदर टूट चुका था। जरीन और बिजॉय के जाने के बाद सुबोध अकेला ही कहीं दूर निकल गया था। अगली सुबह खबर मिली कि सुबोध ने आत्महत्या कर ली है। जरीन और बिजॉय भी एक आखिरी बार सुबोध की लाश देखने अस्पताल पहुंचे तो बिजॉय के चेहरे पर तो शून्य भाव थे, पर जरीन के चेहरे पर खुशी थी। आखिरकार उसे सुबोध से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था। तभी पुलिस उनके पास आई और स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लाश के पास से मिली है। इसके साथ ही एक चिट्ठी भी है जिसमें लिखा है कि उसकी आखिरी इच्छा यही है। उसका लिखा ये नाटक बेवफा की मौत जरूर करना, मैं भी देखने आऊंगा। पुलिस वाला जरीन को स्क्रिप्ट थमा चुका था। जरीन भी अपने हाथ में स्क्रिप्ट लिए खुद से कह रही थी, आखिर सुबोध ने ऐसी स्क्रिप्ट क्यों लिखी होगी? इस पर बिजॉय ने कहा, अब छोड़ो भी, क्यों लिखा, क्या लिखा, मर गया वो, टाटा की तो है, कर लेंगे। इससे पहले कि जरीन कुछ और कहती, वार्ड बॉय सामने आया और कागज दिखाते हुए साइन करने बोला ताकि उन्हें सुबोध की बॉडी मिल सके। और बिजॉय ने साइन करके कागज वार्ड बॉय को दिया, जहां बिजॉय ने अपना साइन नहीं किया बल्कि सुबोध का साइन किया, क्योंकि बिजॉय के अंदर बिजॉय नहीं बल्कि अब सुबोध की आत्मा थी। दरअसल जिस रात सुबोध को असलियत का पता चला था तो सुबोध भी चोरी छिपे जरीन और बिजॉय के पीछे चल दिया। जब बिजॉय जरीन को उसके घर छोड़ अकेला ही वापस आ रहा था तो सुबोध ने मौके का फायदा उठाया और बिजॉय का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर परकाया प्रवेश के जरिए अपनी आत्मा को बिजॉय के शरीर में डाल सुबोध ने खुद को मृत घोषित कर दिया था। सुबोध अब बिजॉय के शरीर में जरीन के साथ रहने लगा था, पर जरीन धीरे धीरे बिजॉय से कटने लगी। सुबोध की मौत के बाद जरीन को कभी लगा ही नहीं कि वह बिजॉय के साथ है, क्योंकि भले ही शक्ल और आवाज बिजॉय की थी पर हरकतें सुबोध की। एक दिन जरीन ने उससे कह भी दिया, तुम भी बिल्कुल सुबोध से हो गए हो बिजॉय, एकदम पागल। ये सुन बिजॉय के अंदर छुपे सुबोध का तो खून ही चलने लगा था। उसने तुरंत ही चाकू उठाया और उसे जरीन के गले पर लगाते हुए बोला, बस एक बार प्ले खत्म हो जाने दो, सब खत्म हो जाएगा। और क्या है ना कि इस प्ले में मैं सुबोध का किरदार जी रहा हूं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये कहते हुए वो जरीन को अपने आलिंगन में लेना चाहता था, पर जरीन उससे दूर चली गई। सुबोध अब समझ चुका था कि वो बिजॉय का शरीर पाकर भी जरीन की वफा हासिल नहीं कर सकता, इसलिए उसने सारा ध्यान प्ले पर लगा दिया जिसमें उसने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी थी। प्ले देख रहे सभी लोग सुबोध की कहानी देख काफी भावुक हो गए। अब तो उनकी नजर बस यही देखने का इंतजार कर रही थी कि क्या उस बेवफा की मौत मिलेगी या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। सामने स्टेज पर खड़ी जरीन हीरो से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए उसे धोखा दिया, पर तुम भी बदल गए। अब उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं बचा है। जरीन के इस डायलॉग के साथ बिजॉय के अंदर छुपा सुबोध उसके बाल को पकड़ते हुए कहता है, फर्क दिखेगा ना जरीन, क्योंकि मैं तुम्हारा बिजॉय नहीं सुबोध हूं। तुम्हारे बिजॉय को तो मैंने कब का मार दिया और उसका शरीर लेकर तुम्हारी नजरों में खुद खत्म कर दिया। अब तो बस तुम्हें बेवफाई का हिसाब चुकाना है। इतना कहते ही बिजॉय में छिपे सुबोध ने जरीन को और कस के पकड़ा और एक के बाद एक कई बार चाकू जरीन के सीने में उतारता चला गया और चिल्लाता रहा, बेवफा को क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ मौत। सुबोध के 2 बार बोलने के बाद दर्शक भी ताली बजाते हुए कहने लगे कि एक बेवफा को क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ मौत। इसी के साथ स्टेज पर चारों ओर धुआं फैलने लगा, जिस बीच बिजॉय में छिपा सुबोध कहीं गायब हो गया और दर्शक ताली बजाते हुए इंतजार करने लगे कि जरीन उठेगी, पर कैसे उठती, वो तो इस दुनिया से जा चुकी है। जो दर्शकों के लिए एक नाटक था वो मंच पर सच में हुआ और जरीन को उसकी बेवफाई की सजा मिल गई। पर पुलिस के हाथों बिजॉय का भी नहीं पकड़ा गया, क्योंकि उसके अंदर छिपे सुबोध ने अपना शरीर फिर से बदल दिया
और तलाशने लगा किसी और बेवफा को जिससे वह मौत दे सके।